नमस्कार साथियों, आज देहरादून के शहीद स्थल में इस वक्त मौजूद है। तमाम साथी मेरे साथ हैं जो कि चकबंदी आंदोलन को लेकर के उत्तराखंड में एक अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि वर्तमान सरकार द्वारा चकबंदी के लिए कानून जरूर बनाया गया, लेकिन उस पर कार्य नहीं किया गया। मेरे साथ तीरथ सिंह राही जी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन है, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या इस आंदोलन की भूमिका है। सन 1984 की बात है और एक सामान्य सा व्यक्ति दिल्ली में अपना रोजगार करता था। रेडियो मैकेनिक की उनकी दुकान थी। वो अपने गांव आ गए तो उनके अंदर एक प्रेरणा आई कि पहाड़ों में चकबंदी के अलावा यहाँ विकास हो नहीं सकता है। तो उन्होंने हमसे मिलते जुलते रहते थे, तो हमने पहली मीटिंग जो है चकबंदी के लिए एकेश्वर राज के इंटर कॉलेज में करवाई और काफ़ी लोग जुटे, तो लोगों के सुझाव आए। उसके बाद ये धीरे धीरे करके शुरू हुआ और बहुत सारे लोग उससे जुड़ते गए। लोगों के अंदर चकबंदी का विचार आता गया। फिर हमारे जो कपिल भाई हैं डोभाल जी, ये नौजवान लोग भी जुड़े और धीरे धीरे करके गरीब क्रांति अभियान करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति ये है कि लोग इस विषय पर बात करना चाहते हैं, लोग इस विषय को जानना चाहते हैं। और स्थिति ये है कि हर आदमी चाहता है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि कानून यदि ये बना दिया गया है तो कानून का पालन होना चाहिए ना। और जब कानून बनाया गया तो अब उसके लिए हमको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार को मजबूर कर दिया जाए कि वो चकबंदी के लिए स्टाफ की नियुक्ति करे। कई बार कोशिश हो चुकी है, कई बार स्टाफ नियुक्ति की बात की गई, लेकिन फिर वहीं का वहीं और सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। कपिल भाई हैं, हम लोग कई बार मिल चुके हैं कि भाई स्टाफ रखो। जब स्टाफ होगा तभी तो चकबंदी के लिए कार्यक्रम तैयार होगा। आपने कानून बना दिया, अब वो कौन उस कानून को लागू करेगा और कौन उस पर कार्य करे, क्योंकि वो बहुत पीछे कि सरकार इस कानून पर कार्य करे और इस कानून को आगे बढ़ाए। थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सोमेश जी भी हैं। मनीष भाई, अभी जैसे कि कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि ये जो विषय है ये राजनीतिक विषय बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, अन्य दलों से जुड़ा हो, ये जो विषय है ये पहाड़ के प्रत्येक परिवार की आर्थिक मजबूती का, संस्कृति बचाने का, सभ्यता बचाने का, पुंगड़ी बचाने का, बच्चों का भविष्य बचाने का विषय है। दूसरी मजे की बात यह है कि अभी साथी कह रहे थे कि बड़ा कठिन है, तो अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो अभी कपिल भाई से भी मेरी बात हो रही थी इस विषय पे, चकबंदी के विषय पे पूरे 12 साल तक माननीय निशंक जी ने आंदोलन किया, जो मुख्यमंत्री भी रहे। तो जब मुख्यमंत्री बन गए तो वो विषय गोल हो गया। राजेंद्र भंडारी जी करोड़ रुपए का घपला भी हो गया, लेकिन उस विषय पे कार्य नहीं हो रहा है। जो शब्द बनाया चकबंदी, और ये प्रत्येक पहाड़ के परिवार की ये जिम्मेदारी है। अगर अपना पूरी पुंगड़ी, अपना भविष्य, आने वाला भविष्य बचाना है तो चकबंदी बहुत आवश्यक है। और ये ज़्यादा कठिन काम नहीं है। अगर आज हम इसका एग्जाम्पल भी अगर हम प्रांजल भाई दें, तो जो प्रॉपर्टी डीलिंग पहाड़ों में हो रही है, आप देखिए बाहर का आदमी कैसे खरीद रहा है बड़े बड़े खेत। एक पुंगड़ी किसी की, एक पुंगड़ी किसी की, वो भी तो चकबंदी का ही फॉर्मूला है। तो हम भी यही काम करना चाह रहे हैं पहाड़ में कि खेत इकट्ठा हो जाए। तो जो काम बाहर का आदमी आके बिना चकबंदी की मदद लिए कर रहा है, वो सरकार कानून बनाने के बावजूद क्यों नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और अभी जैसे प्रांजल भाई भी कह रहे थे कि मूल निवास भू कानून का जो मामला है, उस मामले का ये बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा। क्या मुझे लगता है सबसे पहला बिंदु यही होना चाहिए उस मामले का। तो इसके माध्यम से प्रदेश वासियों से निवेदन भी करूंगा, खासतौर पे युवाओं से, कि अपने भविष्य को बचाने के लिए चकबंदी अगर हम लागू करवा पाए तो सारी दिशा और दशा पहाड़ की ठीक हो जाए। मुख्यमंत्री रहे हमारे निशंक जी और उन्होंने चकबंदी का आंदोलन शुरू किया। मुख्यमंत्री बने तो वो भूल गए, तो बड़ा सोचनीय विषय है और युवाओं को जरूर जागृत होना होगा। ऐसे चकबंदी आंदोलन का जो गरीब क्रांति अभियान है हमारा, उसके मूल
कपिल डोभाल जी जिन्होंने शुरू करा था पूरा ये आंदोलन, काफ़ी सालों से लगे हुए थे और अभी इस आंदोलन को जरा एक चिंगारी जरूर मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे कपिल भाई? सबसे पहले तो मैं लंबी उम्र की कामना करूंगा जो इस आंदोलन के फाउंडर हैं, प्रणेता हैं, गणेश सिंह गरीब जी। और मुझे रियल मायने में खुशी हो रही है कि गणेश सिंह गरीब जी के प्रतिनिधि के रूप में उनका नाती जो ये ब्लैक कमीज जिन्हें पहनी है गरीब जी का नाती है, तो इससे बेटर हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है समय। और दूसरी बताऊं कि अभी कुंवर सिंह भंडारी जो हमारे पूर्व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी है, इन दो लोगों का उत्तराखंड की चकबंदी में, और राजेंद्र सिंह रावत जी बी पर खड़साली जो हमारे राही जी ने जिक्र किया, केदार सिंह रावत जी का, उनके बड़े भाई, तो इन तीन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान उत्तराखंड के चकबंदी के लिए रहा है। हम नई पीढ़ी से जुड़े थे और एक बात हमें ये समझनी पड़ेगी, असल में बेसिकली जितने भी लोग हम बैठे हुए हैं हम भूमिधर हैं, मतलब आने वाली भूमिधर हैं। हमारे सबके पिताजी जीवन के लगभग आखिरी मोमेंट में हैं। मेरे पिताजी की उम्र 70 साल है, इसके पिताजी की उम्र 80 साल है, उनके पिताजी की उम्र 65 साल होगी। हम भूमिधर हैं, बेसिकली आज ये शहीद स्थल में हम भूमिधर बैठे हुए हैं। अब हमें ये चिंता हो रही है कि हम टेक्नोलॉजी जानते हैं कि नई तरह से कैसे करके हम बागवानी की तरफ जाएं, उद्यानीकरण की तरफ जाएं, हम एग्री बिजनेस की तरफ जाएं, कैसे करके जाएं। हमारी 25 नाली इस राज्य में ये आप बहुत गहराई से समझने वाले पॉइंट हैं कि पूरे राज्य में 7 गांव चकबंदी के लिए सरकारी स्तर पर नोटिफाइड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी चकबंदी करते करते मर गए, लेकिन उनके गांव की चकबंदी नहीं हुई। उस 7 गांव जो नोटिफाइड हो रखे हैं उनमें एक गांव मेरा है। मुझे राय जी परसों बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद भवन में चकबंदी को लेके क्वेश्चन किया, और उस कमेंट्स के नीचे किसी एक आदमी ने लिखा था कि कपिल भाई तुम्हारा इसमें बड़ा योगदान है। बात उस योगदान की नहीं होती, बात है कि हम ग्राउंड पे कितने उतरे। मैं अगर आज राय जी पीछे हटाऊं तो मैंने अपने जीवन का प्राइम टाइम इसमें बर्बाद कर दिया, और मुझे लगता है कि अब मेरी हिम्मत नहीं है। और ये स्थिति रियल मायने में हिम्मत नहीं है, हर पर्वत के लोगों की हो चुकी है। वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो हर दिन आंदोलन करने के लिए आ गए। अब अगर हम 5 साल तुम्हारे चकबंदी के प्रचार में लगाए तो हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। सरकार के पास वो तमाम संसाधन है, वो एक दिन में चकबंदी का प्रचार कर लेगी। असल में अभी इंडियन ईयर ऑफ मिलेट 2023 मनाया। मैं कोदा झंगोरे की बात करने वाला व्यक्ति, मैं उसका एडवांटेज तो समझता हूं कि जब सरकारों ने उसमें करोड़ रुपए का प्रचार किया, तो आज जो राज्य का या देश का सम्रांत तबका है कि जो मोटे अनाज से दूर भागता था, वो मोटे अनाजों की खोज कर रहा है। तो इसी प्रकार सरकार चकबंदी की बात क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि कुछ जो सवाल है वो सरकार के स्तर पर रिजॉल्व होने, उनका जवाब वही देंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार 4 टेलीफोन नंबर जारी कर दे कि जिसको भी चकबंदी के बारे में पूछना हो सरकार के इन अधिकारियों को पूछे। अभी हमने अधिकारी कर्मचारियों की लंबी चौड़ी फौज तैयार कर ली है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ यही हो रहा है कि अपनी एक सोशल डिग्निटी हमारी बन गई कि हम चकबंदी अधिकारी बन गए, हम पटवारी बन गए, हम कानून बन गए, लेकिन किस लिए बने वो ग्राउंड पे नहीं है असल में। अब हमारी तो एक ही मांग है कि एटलीस्ट सरकार चकबंदी का प्रचार शुरू करे। जब तक प्रचार नहीं को कुछ नहीं करना है। हम लोग जो है हम काम करना चाह रहे हैं, रियल मायने में हमारी व्यवस्था ही नहीं है, हम काम करना। आपने कानून बना दिया, उस कानून में क्या आपने बनाया है आप लोगों को बता दो असल में। क्योंकि घर का जो आदमी होगा उसको आप ये नहीं बोलना कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी एबिलिशन एक्ट में हमने ये अमेंडमेंट कर दिया, 20 अमेंडमेंट हो गए, उसको तुम्हारे संशोधन से कोई मतलब नहीं है। वो सिंपल आपसे एक सवाल करता है कि जी मेरा ये सेरा का खेत है। ये बताया कि स्वैच्छिक चकबंदी के नाम पर हमको फंसा दिया गया। आपने यूसीसी लागू किया, उस टाइम तो स्वैच्छिक यूसीसी की बात नहीं कही। सरकार जिस चीज़ को अपना फ़ायदा मानती है और जिस चीज़ में जनता का फ़ायदा हो उसको वो स्वैच्छिक चकबंदी या अनेक तरीके के जाल में फंसा देती है, लेकिन जब अपने फ़ायदे की बात होती है उसको तुरंत लागू कर दिया जाता है। हमारे साथ जो पटवाल जी हैं उनकी बात करें कि पटवाल जी आप जब कीवी की फार्मिंग कर रहे हैं, क्या अगर आपके अलग अलग खेत होते तो हो पाता, या किस तरह से आपने इन 100 नाली की जो ज़मीन है उसको एकत्रित किया, कितनी कठिनाइयाँ हुई? बेसिकली 100 नाली ज़मीन जो थी वो बंजर भूमि थी और मेरे बुआ की है, तो उनको भी गाँव छोड़ चुके थे। तो दिमाग में ये था कि वो अलग एक सेपरेट जगह है जंगल के बीच में, तो जिसने भी जाना है वहाँ पे मतलब टक लगा के जान जाए, बोली मतलब हाँ उसका देख मैंने वहाँ जाना है।
और तभी वो हम कामयाब हो पाए। किसी का डिस्टर्बेंस नहीं था, आराम से अपनी खेती की, चाहे कोरोना काल आया तो हम वहीं पड़े रहे और अपना काम करते रहे, किसी से कोई मतलब नहीं था। और जो पानी की व्यवस्था मैंने लिफ्ट कर रखा है खुद अपने, बिना किसी सरकारी मदद के खुद किया हमने सब काम। तो आज लगभग मेरे से सैकड़ों किसान जुड़े हैं और सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारी स्कीमें चला रही है, कीवी मिशन और एप्पल मिशन। भाई जब खेती एक जगह नहीं है, 10 नाली 5 नाली 20 नाली, तो कहाँ से एप्पल मिशन और कीवी मिशन होगा? मिशन तो तभी होगा ना जब उसके 5 नाली एक जगह होंगे, 5 खेत है 10 खेत, और जिन लोगों के 5 खेत 10 खेत एक जगह। मेरे साथ जसवंत भाई हैं, इनके 3 बगीचे लगाए हमने, 2 इनके खेत एक साथ ही, इन्होंने 65 साल पुरानी ज़मीन खोदी है। पिछले साल पेड़ लगे और इस साल फल फ्रूटिंग आ गया बगीचा। तो तभी संभव हुआ कि जो वो भी तभी वापस गए जब उनके 10 खेत एक जगह थे, तभी उन्हें संभव हो पाया ये चीज़ें। या जिन लोगों ने किया उनने आपस में जो भी भाईबंदी या अपने स्वारभय मर्जू जमीन लिया, तो वो जिनके हैं वो कर रहे हैं। जब उनके है ही नहीं, अब किसी का 2 खेत है, 1 खेत है, अब 1 खेत में कितने पेड़ आएंगे? भाई आप 5 नाली में कम से कम दे रहे हो, 10 नाली पे दे रहे हो, उतना तो उसके बाद खेत ही नहीं है, तो बगीचा लगेगा कहाँ से? और सबसे बढ़िया और सबसे जो खेती अगर उपजाऊ होगी, एक जो वाटर कंजर्वेशन होगा, वाटर कंजर्वेशन में जो पानी जो ज़मीन में जाएगा, आज पानी गधेरों का पानी सूख रहा है, वो उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, 60-30 साल 40-40 साल हो गए, उन खेतों में पानी नहीं जा रहा है। सूखी ज़मीन है, सूखी ज़मीन है, जो बारिश होती है वो निकल जाता है बाहर। तो मेन अगर सरकार इसको करती है तो पानी का लेवल भी बढ़ेगा, सब चीज़ होगा, आबाद खेत आबाद होंगे, रोज़गार बढ़ेगा। और हमारे साथ जो लोग युवा जुड़े हुए हैं आज भी जो खेती कर रहे हैं, तो आने वाले जिन लोगों के बगीचे लगाएं, मैं खुद, हम आज सक्षम हैं दोनों भाई, हम अपना खर्चा 4 लोगों को सिखा सकते हैं, 10 लोगों को बुला सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। पूरे उत्तराखंड में हम आज के टाइम में मेरे ख्याल से कीवी के जो पौधे तैयार करते हैं, हमारे वाला पूरे उत्तराखंड में कोई ग्राफ्टेड पौधा इतना तैयार नहीं कर पाता जितना हम कर रहे हैं, क्योंकि जगह एक साथ थी। 2 बगीचे हैं तो वो भी जगह एक साथ थी, तो एक जगह होने के कारण हम ये सब कर पाए और उनको आबाद कर पाए खेतों को। हम चाहते हैं सरकार इस चकबंदी की मुहिम को आगे बढ़ाए, लोगों को समझाए और जितना संभव है, जितनी जल्दी संभव उतना जल्दी करे, ताकि उत्तराखंड आगे बढ़े और दर दर हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो इधर उधर न भटके। धन्यवाद। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने कि 100 नाली की जब ज़मीन एक जगह पर मिली तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को भी पाल रहे हैं, उसके साथ साथ 4 लोगों को और पाल पा रहे हैं। तो ये विडंबना उत्तराखंड के प्रत्येक पहाड़ी ज़िले में है कि जहाँ पर एक साथ हमको ज़मीन नहीं मिल पा रही है। एक साथ ज़मीन होगी तो कृषि ही नहीं बल्कि और काम भी हम कर सकते हैं। कृषि कोई ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा हमने कोई उद्योग लगाना है, किसी प्रकार का कोई काम करना है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम एक साथ तभी कर पाएंगे कि जब हमारे पास एक जगह पर ज़मीन होगी। तो ये चकबंदी आंदोलन तमाम उन चीज़ों के लिए है कि अपना स्वरोजगार भी हमको शुरू करना है, तो इसके लिए एक जगह पर ज़मीन हमारी संगठित होनी चाहिए। बगीचों के आसपास लगभग 10 लोगों को, 10 से 15 लोगों का रोजगार चलता है हमारे यहाँ से, और जितना उनको मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिलती उससे दुगनी दिहाड़ी हम देते हैं उनको। मतलब साल का 4 से 5 लाख रुपए मैं दिहाड़ी देता हूँ, मतलब जो काम करते हैं सीजन में 3 बार 4 बार, तो 3 से 4 लाख रुपए दिहाड़ी जाती है उनकी, और गाँव के ही हैं अपने, मतलब लोकल हैं, बाकी बाहर के तो अलग है, बट जो जाते हैं मनरेगा की दिहाड़ी से दुगनी, वो खुद अपने मुँह से बता सकते हैं, अगर कोई जाए तो खुद अपने मुँह से बताएंगे मनरेगा की दिहाड़ी मिलती है उससे दुगना वो हमारे यहाँ से काम कर लेते हैं और सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल, ये फ़ायदा बिल्कुल डायरेक्ट रूप से लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर मेरे साथ प्रांजल भाई भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि इस आंदोलन को काफ़ी दिनों से वो स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से ये आंदोलन होगा और चकबंदी से क्या फ़ायदे और होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। और जैसा कि हम लंबे समय से, देखिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले ये चकबंदी है क्या, आसान भाषा में ये एक समग्र और सामूहिक खेती का उपक्रम है। जब हमारी जो अलग अलग जोतों में अलग अलग जगहों पर जो ज़मीन बिखरी हुई है उन्हें एक साथ लाना और इस तरीका के एक कंपोजिट एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर तैयार करना जो हमारे लिए फ़ायदेमंद, वित्तीय रूप से फ़ायदेमंद साबित हो। ये इसका पहला जो है, इसका बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो ये है। दूसरी चीज़, जो समस्याएं जिनसे हम जूझ रहे हैं, जैसे सबसे पहली है कि पलायन की जो समस्या है। अगर हम लोगों को जो 40-45 लाख दिल्ली में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं या अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अगर उन्हें अपने यहाँ खेती और जीवन उपार्जन के ये तरीके मिल जाएंगे तो क्या वो पलायन करेंगे? हमारे यहाँ आबो हवा बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति बहुत सुदृढ़ है, तो वो लोग पलायन से बचेंगे, पलायन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है बेरोजगारी। आपने देखा है बेरोजगारियों का एक बड़ा आंदोलन भी चल रहा है प्रदेश में। अगर जो है हम सभी सरकारी पदों को भर भी दें तो कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे इस प्रदेश में? क्या हम सभी लोगों को रोजगार दे पाएंगे? 10% लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाएंगे। यानी हमें कुल मिलाकर वापस अपनी खेती के 2%
2% बलवंत भाई ने बताया, तो 2% से क्या होगा? 100 में से इसका मतलब 98 लोग तो ऐसे ही रहे। वैसे 100 में से 98 लोग जो है बेरोजगारी रहेंगे। तो हमें वापस लौटना इसी जो है सामूहिक उपक्रम पे आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के, खेती के। तीसरी चीज़ है, हम सामरिक रूप से, हम एक जो है सीमांत प्रदेश है, हमारी जो है प्रदेश की सीमाएं 2 जो है देशों से लगती है, जिसमें से दोनों देश अब हमारे हॉस्टाइल होते जा रहे हैं, हमारे खिलाफ हैं। तो अगर जो है यहाँ से पलायन बढ़ेगा तो वो सामरिक रूप से भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक होगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देकर उस बसावट को वहीं रखना है अगर, तो हमें जो है चकबंदी जैसे कानूनों की, चकबंदी जैसी व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है भूमि, यानी भूमि को बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चकबंदी जैसा कानून चाहिए जिसका पहले अंग में भू बंदोबस्त हो सके। वो सारी जमीनें जो है बाहर से आकर लोग यहाँ पर ले रहे हैं, वो जमीनें हम बचा पाएंगे। वो जमीनें जो है हमारे हाथ में रहेंगी, क्योंकि वो प्रोडक्टिव जमीनें होंगी, हम उस पर खेती कर रहे होंगे, तो लोग जो है उसे छोड़ेंगे नहीं, औने पौने दामों पर बेचेंगे नहीं, तो हमारी भूमि बचेगी। और जो है जैसा कि अभी कल ऐसा कोई देवदूत बन के तो आएगा नहीं जो इस प्रदेश की दशा सुधार लेगा। मेरा पक्ष विपक्ष, कांग्रेस, भाजपा, जो भी दल है, उनसे ये कि राजनीतिक चकबंदी जो है, मैंने सही कहा, ये राजनीतिक मसला नहीं है। हमको सबको इस विषय पे साथ आने की ज़रूरत है। इस प्रदेश के युवा को खासकर इस विषय पे खुल के आने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव बचेगा तभी ये प्रदेश खुशहाल होगा। और देखिए आज की स्थिति ये हो गई है कि जिस बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत भाई। और अंत में बस जो ये परिचर्चा है इसको समाप्त करने से पहले, जो इस आंदोलन के प्रणेता रहे श्री गणेश सिंह गरीब जी और उनके नाती भी यहाँ पर है, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। नाती अगर सामने आ जाए, पौड़ी जिले के पट्टी असवालसू के ग्राम निवासी हैं और उनके दादाजी ने ये आंदोलन शुरू किया और कहीं आंदोलन को एक मुहिम जरूर मिली और जो उत्तराखंड सरकार ने उस पर कार्य किया, उसके बाद कानून भी बना, लेकिन उस पर कार्य पूरी तरह नहीं हो पाया। आज उनके नाती हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे इस आंदोलन में यहाँ पर पहुँचे। देखिए ये बड़े खेद की बात है और मुझे अफसोस होता है कि देखिए 1975 से शख्सियत एक आदमी इस आंदोलन को शुरू करता है और आज बड़े अफसोस की बात है कि उनका पोता, तीसरी पीढ़ी इस आंदोलन को लड़ रही है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने जो पहल की थी, तो कम से कम हमारे पास एकता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और चकबंदी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक क्रांति है, ये एक सोच है। 1975 की एक सोच थी जो अब हम जिस पे अब काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन चकबंदी करने से हमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि पलायन ही रुकेगा, हमारे पास एक अच्छी सुविधाएं भी होंगी गांव में, क्योंकि चकबंदी करने का मतलब है कि खेतों का पुनर्गठन करना। इससे हमारे विवाद भी कम होंगे, थोड़े से जितने भी हमारे गांव में विवाद होते हैं कि ये मेरा खेत वो उसका खेत, तो इससे हमारे विवाद भी कम हो जाएंगे, क्योंकि चकबंदी है, सबके पास अपने अपने चक पड़े होंगे, तो इससे ये विवाद भी कम होंगे, लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। और सरकार हमें एक एग्रीकल्चर के लिए स्कीम्स भी देती हैं, तो हम अगर चकबंदी करेंगे, सरकार अगर इसके लिए एक अच्छा सा सख्त कानून लाती है, तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम इसको अपनाएंगे। और सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बारे में सोचेगी और इसमें एक पहल करेगी। बिल्कुल सही बात। और हम चाहते हैं कि जो उत्तराखंड के जो भी लोग उत्तराखंड में रहते हों, चाहे उत्तराखंड से बाहर भी रहते हो, इस आंदोलन को, मुहिम को आगे बढ़ाने में उनकी आवश्यकता है, उनको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो इस आंदोलन में सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ज़रूर, जब कानून बन चुका है तो उसके बाद ज़रूर इस पर अमेंडमेंट होगा और इस पर कार्य किया जाएगा। कुछ और नए युवा भी मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे मामा जी का जो इस मुहिम के साथ मुझे जोड़ा, तो मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, तो आज यहाँ आके मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला। तो छोटी सी लाइन में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो नौ युवा हैं, तो उन्हें इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड का प्लान बचेगा और हमारी कृषि में
बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। बाहर भी जितने हमारे प्रवासी हैं सबसे ये एक निवेदन हम जरूर करते हैं कि आप सभी लोगों से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने जो उत्तराखंड के जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो कि खुशहाल उत्तराखंड रहे, तो उस सपने को बचाने के लिए हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। और तमाम लोगों से ये निवेदन रहेगा कि इस मुहिम को रुकने मत देना। और आप सभी लोग जहां हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमको सपोर्ट कर सकते हैं, तमाम ऐसे माध्यम है आप सपोर्ट कर सकते हैं। और जब समय लगे तो इस आंदोलन से जरूर जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ सादी बौड़ाई जी है जो कि चकबंदी पर कार्य कर रहे, कीवी का इनका बगीचा है, तो ये भी एक उदाहरण जरूर है इस चकबंदी को लेकर के। तो इनसे भी